चूँकि विधानसभा चुनाव में आमतौर पर काफ़ी जल्दीबाजी हो सकती है यह कहने में कि क्या कुछ है। बीजेपी को उम्मीदें हैं, लौटेंगे आपके पास मनीष। धनबाद से राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद वो स्क्रीन पर नहीं दिख पा रहे हैं। चुमन, कुछ और अपडेट है क्या अभी आपके पास? हालांकि पुष्टि चटर्जी औपचारिक घोषणा बाकी। जो तस्वीरें दिख रही, देखिए जेएमएम कार्यालय में जश्न मन रहा है। बीजेपी को अभी भी उम्मीदें हैं। लगता है जो आंकड़े हैं जो हम चला रहे हैं अभी 48 और 32 है, 48 इंडिया फोल्डर, 32 एनडीए अभी आगे जहां है, लेकिन इंडिया फोल्डर के लिए खुशखबरी है कि 2 सीटों पर लगभग जीत तय है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। लग रहा है कि ये आंकड़े हैं यही रह जाएंगे, लेकिन देखिए बीजेपी को अभी भी उम्मीदें हैं कि फेरबदल होगा। बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए और लोकतंत्र है, इसमें बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए। और उन लोगों ने भी कोशिश किया है, चुनाव लड़े हैं, तो उनको उम्मीद करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सच है कि जनता ने जनादेश दे दिया है, अपना मत दे दिया है। और वो 5 साल जो काम गठबंधन की सरकार ने किया, माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ, इसके बावजूद कि 5 साल लगातार इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब कर दिया, गिराने में, तोड़ने में, और जो केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से काम किए, इन सब के बावजूद यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ है, जिसकी वजह से राज्य की जनता ने ये पहले ही मन बना लिया था कि गठबंधन की सरकार को दोबारा लाना है। और ये लोग, जो मैं कहता हूं, सभी को मैं कहता हूं कि देखिए पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए कि जो एक लोग आदर्श माने लोगों को। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स इतनी इस तरह इस लेवल पे ये लोग करने लगते हैं, घुसपैठिया की जहाँ तक बात आई, जो नैरेटिव सेट करने की बात किया इन लोगों ने, वो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया इनके लिए। ये कभी भी डेवलपमेंट की ये लोग बात नहीं किया। डेवलपमेंट पे बात करते, लोगों को किस तरह से और झारखंड को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे बात करते, लेकिन ये कभी भी डिबेट का हिस्सा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्य की जनता ये समझ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मुद्दे को, ऐसी चीज़ों को लाना चाहती है जो फिर से लोगों को बरगला करके वोट लेना चाहती है। लेकिन राज्य की जनता, देश की जनता अब इन सब सारी चीज़ों को समझती है कि हम लोगों को ऐसे मुद्दों से, ऐसी बातों से कोई भला होने वाला नहीं है, ना राज्य का भला होने वाला है, ना अपना भला होने वाला है। तो सभी लोगों को, राजनीतिक दल को इन सब सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ऐसी बात होनी चाहिए कि जो आने वाली नस्ल जो है, जनरेशन है, वो आदर्श माने और पॉलिटिक्स करिए। विपक्ष में जो लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते थे कि मेरे नेता राहुल गांधी कितना पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, वो कभी भी निगेटिव इस तरह की बात नहीं करते हैं कि जो लोगों को थोड़ा सा भ्रम पैदा हो। और ये लोग तो हमेशा, अगर जब नहीं सकते हैं तो फिर केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेने लगते हैं, तरह तरह की बातों का, घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, यानी जितना भी संथाल में बोलने वाले बंगाली हैं, जो बंगाली जबान बोलते हैं, उन सभी को ये लोग घुसपैठी कहने लगे। ये सब सारी चीजें थी। राज्य की जनता ने ये देखा कि ये लोग डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। जब मौका भारतीय जनता पार्टी को, राज्य की जनता ने यहाँ पे 16-17 साल तक दिया, जब झारखंड अलग हुआ था तो पहले चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी जी बने थे, उसके बाद लगातार उनके भारतीय जनता पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, और उस काम को देख करके ही लोगों ने फिर से मन बनाया और विश्वास जताया और वोट किया। तौसीफ जी, क्या मानते हैं कि जो मैया सम्मान योजना है, 2 मैया ने झारखंड में कमाल किया, कल्पना सोरेन और मैया सम्मान योजना, इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। मैया सम्मान योजना हो या 200 यूनिट बिजली माफ हो, कृषि जो ये कर्ज था, किसानों का जो कर्ज था, ये देखिए योजनाएं इतनी हुई हैं। जब मैं बैठता था, अधिकारियों के बीच में हम लोग जब बैठते थे, तो अधिकारी ये कहते थे कि काम तो आपकी सरकार ने किया है, बहुत काम किया है। वो लोग खुद कहते थे, चाहे वो जिस लेवल के अधिकारी हो, ये उनकी जबान से हम लोग सुनते थे।
लेकिन हम लोगों को इतना डिस्टर्ब करके रखा भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये इस रिजल्ट से सीखना चाहिए किसी को भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इंसान को विपक्ष का रोल, बिल्कुल आप एक राजनीतिक दल है, विपक्ष का रोल अदा करिए, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को गिराना आप चाहेंगे, चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं देना चाहेंगे, चुनी हुई सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाएंगे, ये चीज नहीं होना चाहिए। कल्पना सोरेन जी एक बेहतर ऑरेटर हैं, बेहतर क्राउड पुलर हैं। जिस तरह से उन्होंने लोगों को निकाला, मैया सम्मान योजना बेशक और जितनी भी योजनाएं हमारी थी वो सारी कारगर साबित ब्रेकिंग आपके लिए खुशखबरी तौसीफ जी, हेमंत सोरेन जीत गए हैं बरहेट से, इंडिया फोल्डर से तस्वीर, पहली जीत निरसा से भी आधिकारिक पुष्टि बाकी, फिर हेमंत सोरेन जीत गए हैं बरहेट से और कई जगहों पर अब तस्वीरें बिल्कुल साफ होने लगी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीत लिया है और हमारा भी यही आकलन था। निरसा क्वारूप चैटर्जी ने जीत लिया है। इंडिया फोल्डर के लिए खुशखबरी, 2 सीटों पर जीत डिक्लेयर हो गई है और धीरे धीरे जो आंकड़े आएंगे, जो तस्वीरें आएंगी, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इंडिया फोल्डर में खुशी की लहर। लीजिए अब दूसरी तरफ भी मीरा मुंडा पोटका से जीत गई है, यानी इंडिया के बाद एनडीए फोल्डर के लिए भी खुशखबरी। मीरा मुंडा ने अच्छी खासी बढ़त शुरू से ही बनाई और वो जीत गई है पोटका को। पहली बार चुनावी मैदान में कूदी मीरा मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। चंपई सोरेन भी जीत चुके हैं सरायकेला से। पार्टी बदला उन्होंने और वहां की जनता ने एक बार फिर से उन्हें सरायकेला का ताज पहनाया है और चंपई सोरेन फिर से यहां से जीत गए हैं। ये कुछ चेहरे हैं जिनके नाम पर आधिकारिक घोषणा हो गई है और अब इंडिया फोल्डर में खुशी की लहर, क्योंकि जो सीटें, जो आंकड़े है वो सीधे सीधे सरकार बनाते हुए इंडिया खेमा यानी कि फिर से हेमंत सोरेन की सेना नजर आ रही है। लेकिन एनडीए से अभी फिलहाल एक जीत की खबर, मीरा मुंडा जीत चुकी हैं। कई जगह पर बहुत टफ फाइट है और उसके लिए पूरे आंकड़े आने का इंतजार करना होगा। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी से भी मेहमान जुड़ गए हैं, प्रदीप जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, देखिए एक सीट पर आप खुश हो सकते हैं, मीरा मुंडा की जीत डिक्लेयर हो गई है, लेकिन जो दावेदारी थी, जो एग्जिट पोल थे, सभी पीछे छूट गए हैं और फिर से इंडिया फोल्डर सरकार बनाने जा रही है। या अभी भी आप कहेंगे थोड़ा इंतजार करना होगा? नहीं, अभी तो इंतजार करना होगा, इसलिए कि अभी 7वें राउंड तक की गिनती हुई है। हाँ। और कई मतदान केंद्रों पर, मतगणना केंद्रों पर गिनती 15-16 राउंड तक जाना है, इसलिए अभी आधी दूरी हमने तय की है। और आप भी कह रहे हैं कि क्लोज फाइट है काफी जगहों पर। हो सकता है कि मतों का अंतर कम हो, लेकिन सीटों में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन क्लोज फाइट है, लेकिन इसमें भी समझना पड़ेगा आपको प्रदीप जी की हो सकता है कि सीटों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन अभी आप लोग कहीं पर भी बात की जाए, अगर 30 आपको दिख रहा है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की हम बात बता रहे हैं, जो पूरा वो दिखा रहे हैं, आप लोग को 30 सीटें मिलती हुई अभी दिख रही हैं और ज्यादा कई जगहों पर जो क्लोज फाइट है, अगर आप उसको भी मान के चलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 34 के बीच में अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी रहने वाली है। तो कहां कमी आपको लग रही है कि बीजेपी की तरफ से रह गई प्रदीप जी? क्योंकि आप लोगों ने बात कीजिए, गोगो दीदी योजना लेकर आए, आप बात किया जाए, आप लोग घुसपैठियों का मामला लेकर आए, कमी आप लोग को कहां दिखी, जहां कमी रह गई आप लोगों की? कहां ऐसी चूक हो गई जिससे जो है आप लोग इस वक्त आप लोग को लग रहा है कि इस पर मंथन जरूरी हो गया है? अभी पूरा परिणाम तो आने दीजिए, फिर हम विश्लेषण करेंगे कि कभी कहाँ रह गई। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर मतदाताओं का फैसला इसी तरह का आता है तो हम तो उसको स्वीकार करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम जगह महाराष्ट्र में जीत रहे हैं तो वहाँ गेम अच्छा और झारखंड में हार रहे हैं गेम खराब, ऐसा तो हम करने वाले नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि शिवसेना के जो नेता है संजय राउत ने बातें की, तो वो जो एक कोशिश की जाती है संस्थाओं को कमजोर करने की और उनके बारे में धारणा बनाने की, तो वो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसमें से नहीं है। मतदाताओं के आदेश को हम स्वीकार करते हैं और अभी परिणाम आने का अभी भी हम चलिए अभी भी वाकई ये आखिरी राउंड तक भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और आखिरी राउंड तक भी आंकड़े बदल सकते हैं। कई सीटों पर पेच अभी भी बचा हुआ है। न्यूज रूम का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदय और रंजन जी, दोनों जुड़े हुए हैं। जीत के आंकड़े आने लगे हैं, तस्वीरें क्या कह रही है, क्या और अपडेट है आपके पास? उदय, आपको आवाज आ रही है? आप जो जीत की तो आप बता ही रही हैं,
उदय किस किस निरसा सीट देखिए, सबसे पहले हम गांडे को लेकर बता दें, सबसे हॉट सीट है गांडे। 8वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। मुनिया देवी ने फिर से 3060 वोटों की लीड ले ली है। कल्पना सोरेन फिर एक बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतर 1000 का था, लेकिन 8वें राउंड के बाद मुनिया देवी 3060 वोटों से आगे है। कोडरमा में अगर कोडरमा देखा जाए तो सुभाष यादव फिर 1026 वोटों से आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड के बाद सुभाष यादव 1660 वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए, अब 12वें राउंड के भी नतीजे आ गए हैं। कोडरमा से 2693 वोटों से आगे हो गए सुभाष यादव, एक बड़ी लीड की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी बेहतर कर रही है सिमडेगा में। श्रद्धानंद बेसरा 1145 वोटों से आगे हो गए हैं। निर्भय शाहबादी 7960 वोटों से आगे चल रहे हैं सुदीप कुमार सोनू से। कोलेबिरा अगर देखा जाए तो नमन विक्सल कोनगाड़ी निर्णायक बढ़त की तरफ है, 13870 वोटों से आगे हैं। गिरिडीह जमुआ में 12 राउंड हो चुके हैं। मंजू कुमारी 11283 वोटों से लगातार मंजू देवी ने बढ़त बनाए रखी है और वो जीत की ओर बढ़ रही हैं। लिट्टी, इस तरह से जो तमाम आंकड़े अभी तक आ रहे हैं हमारे पास। जी हाँ, इसके अलावा जो घाटशिला की बात है, वहाँ से बीजेपी के बाबूलाल सोरेन जो हैं वो अभी भी बढ़त पर हैं। 1134 वोटों की 7 राउंड हुए हैं। हालांकि इनकी बढ़त पहले से कम हुई है, 2077 वोटों की हो गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी ने अपनी बढ़त अब और बढ़ा ली है, वो 13,311 वोटों से आगे हैं। तो हटिया में भी परिवर्तन हुआ है और अब नवीन जायसवाल 614 वोटों से आगे हैं। लेकिन नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी में बहुत पीछे हो गए हैं। वहां से जेएमएम प्रत्याशी रामसूर्य मुंडा जो हैं वो 20,362 वोटों से आगे हैं। बाबूलाल मरांडी भी जीत गए हैं। ये एनडीए फोल्डर के लिए एक अपडेट, धनवार सीट बाबूलाल मरांडी ने जीत लिया। प्रदीप जी, एक और सीट आपके खाते में, 2 सीटें जीत जहां डिक्लेयर हो गई हैं। सरयू राय भी जीत गए हैं। चलिए, तीसरी जीत एनडीए फोल्डर में। तो आंकड़े अभी जो जीते आ रहे हैं वो बराबरी का नजर आ रहा है इंडिया और एनडीए फोल्डर। धीरे धीरे परिणाम आएंगे। चलिए, अभी भी रंजन जी क्या देखिए, प्रदीप जी को उम्मीद है अभी भी परिणाम एनडीए के फेवर में ही आएंगे। चलिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। सविता महतो भी अभी लीड पर हैं। वहां एक कांटे का मुकाबला, ट्रायंगुलर फाइट चल रहा है ईचागढ़ में। वहां से जेएमएम प्रत्याशी सविता महतो अभी भी बढ़त पर हैं 1716 वोटों से। और गोमिया से योगेंद्र प्रसाद ने अब ऑलमोस्ट निर्णायक बढ़त ले ली है, 31,547 वोटों से आगे हैं। 12 राउंड जो है वो खत्म हो चुका है और 18 राउंड तक यहाँ गिनती चलेगी। और खास बात यह है कि यहाँ जो आजसू विधायक थे लंबोदर महतो, वो तीसरी पोजीशन पर हैं और पूजा महतो जो जेएलकेएम प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। और बोरियो में भी बदलाव हुआ है। अब जो है वहां से लोबिन हेम्ब्रम पीछे चले गए हैं और धनंजय सोरेन जो हैं वो 550 वोटों से आगे हो गए हैं। तो बदलाव दुमका में भी हुआ, जहां बसंत सोरेन 871 रंजन जी आगे न्यूज रूम में। बबलू, देवघर से अपडेट बताइए। यहाँ भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। क्या यहाँ सुदेश पासवान की जो बढ़त थी वो बरकरार है या फिर बीजेपी ने यहाँ से लीड ले ली है? जी, मैं बता दूं कि देवघर में जो है सुरेश पासवान इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है उसकी बढ़त लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और कहा जाए तो छठे राउंड में जो है सुरेश पासवान को 54,898 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी नारायण दास को 21,558 वोट मिले हैं। अगर इसमें मार्जिन देखी जाए तो ये 33,340 वोट से अधिक है। जी है। देखिए प्रदीप जी, तो देवघर भी अब बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। तौसीफ जी के लिए एक और खुशखबरी। चलिए, प्रदीप जी को अभी भी इंतजार है। क्लोज कॉन्टेस्ट वाकई कई सीटों पर है। तौसीफ जी, जो जश्न है वो बहुत अर्ली जश्न नहीं मनाया जा रहा है या आप सोच रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं, जो बढ़त है 50 सीटों पर, वो बरकरार रहेगी? नहीं, जो जीत गए हैं उन सभी को बधाई और जो जीतने वाले हैं उनको अग्रिम बधाई, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। देखिए, जो राजनीतिक दल होता है वो चुनाव लड़ा है
तो उम्मीद बिल्कुल करना चाहिए और आखिरी वक्त तक उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से रिजल्ट नहीं, ये सच्चाई है कि अभी तो कई राउंड के बाकी हैं काउंटिंग। तो प्रदीप भाई अगर बोल रहे हैं तो ये सही बात है, इनको इंतज़ार बिल्कुल करना चाहिए, चूँकि राजनीतिक दल हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा है, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। लेकिन ये सच है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको बड़े सोच समझ करके, संयम बरत करके शब्दों का भी इंतखाब करना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हमेशा हिंदू मुस्लिम, घुसपैठिया, डेवलपमेंट पे तो कभी भी कोई चर्चा ही ये लोग नहीं करते। जिस तरह से यहाँ पे आकर के असम के मुख्यमंत्री बैठ करके जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया, हो सकता है कि एक वजह ये भी हो कि राज्य की जनता ने इस चीज़ को भी बड़े गंभीरता से लिया। और ये भी सच है कि राज्य की जनता जब किसी को जिताती है, जब सत्ता में बैठाती है, तो उससे उम्मीद रहती है, उम्मीद वाबिस्ता होती है। उस उम्मीद पे माननीय हेमंत सोरेन खरे उतरे, 5 साल तक डेवलपमेंट का काम हुआ। इसके बावजूद कि केंद्रीय एजेंसियों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके इशारे पे डिस्टर्ब किया गया, 5 साल, पूरे 5 साल, ये इतिहास गवाह रहेगा हमेशा कि पूरे 5 साल तक गठबंधन की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने डिस्टर्ब करवाया। अगर वो विपक्षी पार्टी थी, विपक्ष में रह करके जमीन पे उतर करके हमारे खिलाफ वो बात करते तो शायद लोकतंत्र और मजबूत होता और मुझे भी अच्छा लगता कि नहीं, विपक्ष के लोग हैं भाई, विपक्ष का काम है इस तरह की बात करना। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज करना, ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और आप लोगों ने इस तरह के बयान महाराष्ट्र में भी दिए, लेकिन वहां पर देखिए नहीं देखिए, ठीक है, महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बधाई, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सभी के लिए, मतलब आप मानते हैं महाराष्ट्र में काम भी हो रहा है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। सभी को, हम सबको, मैं भी उसमें हूँ शामिल, कि हम सबको एक ऐसी बात करना चाहिए कि आने वाले लोग, जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो हमको आदर्श माने। लेकिन यहाँ पे कुछ उस तरह का होता नहीं, अटपटी बातें होती हैं, तरह तरह की बातें होने लगती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये अपना मानना है। प्रदीप जी देखिए, अब हेमंत सोरेन की जो सेना है, उनके पास मैया सम्मान योजना थी, अबू आवास योजना थी, किसानों की ऋण माफी थी, कई और चीजें थी। इधर जो बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक आए, वो घुसपैठ के मुद्दे को उठाते रहे और ईडी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते रहे। क्या लग रहा है कि ये मुद्दे झारखंड में नहीं चले? क्या यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हें उठाना चाहिए था, या फिर इन मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ता जो मुद्दे उठाए गए? एक और सवाल इससे और जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं इंडी फोल्डर के, उन्होंने प्रचार की कमान संभाली, उनके चेहरे दिखते रहे, जबकि एनडीए फोल्डर में सभी बाहर के नेताओं को बुलाया गया, दूसरे प्रदेशों से नेताओं को बुलाया गया। इसका भी असर इन परिणामों में झलक रहा है। एक चीज और प्रदीप जी इसमें जोड़ेंगे कि युवा जो काफी नाराज दिख रहे थे, जो युवा नौकरी के लिए आपने देखा यहाँ पर आप लोगों ने मुद्दा उठाया, उन युवाओं का मुद्दा क्या ढंग से नहीं उठ पाया, ये भी एक रीजन रहा। युवा जो थे उन्होंने मतलब जो एनडीए है, एनडीए को दरकिनार कर दिया, क्योंकि अगर युवा आपकी तरफ आते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। देखिए, मैं आशीष जी की बात से शुरू करूंगा कि उन्होंने प्रश्न किया कि बाहर के नेता, वो कोई विदेश से नहीं आए थे। नहीं, मैंने कहा दूसरे राज्यों से, मैंने दूसरे राज्यों से, भारत की सीमा में ही रहते हैं। और प्रचार अभियान के दौरान जो है भाषा की संयम की बात कर रहे हैं तौफीक जी, मैं समझता हूं कि इनको अपने नेताओं को भी समझाना चाहिए था कि जब मुख्यमंत्री मंच से बोला करते थे कि बाहर के गिद्ध मंडरा रहे हैं, तो कोई मर्यादित भाषा नहीं थी, वो भी अमर्यादित भाषा ही है। और जो हमारे नेता हैं, चाहे असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे फिर शिवराज सिंह जी से, सभी केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उनके लिए इस तरह का शब्दावली उपयोग करना कि गिद्ध मंडरा रहे हैं, बाहर के नेता यहाँ जमावड़ा लगा दिए, अगर हमारी पहुंच पूरी पैन इंडिया है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग क्षेत्रीय दल हैं, उनकी सोच एक सीमा के भीतर ही है, तो उनको मुबारक हो कि भाई अब सीमा के भीतर वो बाहर सोच नहीं सकते। अब जहाँ तक आपने कहा कि भाई उनके पास ये उपलब्धियां थी, मैया सम्मान से लेकर सारी चीजें, अबू आवास और क्या क्या, तो विफलताएं भी तो थी। 5 लाख नौकरियों का वादा करके नहीं दिया, तो इन विषय को लेकर हम जनता के बीच गए। तो क्या इस मुद्दे को उठा पाए थे प्रदीप जी अच्छे से? इन मुद्दों की जगह कुछ और मुद्दे मंच से नजर आ रहे थे।
नहीं देखिए, अब मैं तो यही समझूंगा कि अभी चुनाव परिणाम चूंकि पूरे नहीं आए हैं, तौसीफ जी ने भी कहा कि भाई नहीं, इन्होंने कहा कि युवाओं का समर्थन आपको मिला या नहीं मिला, लेकिन जब आप ब्रेकअप देखेंगे तो युवा किसके पक्ष में गए, महिलाएं किसके पक्ष में गई, सामान्य वर्ग किसके पक्ष में गया, तो कहीं ना कहीं वो सारा एनालिसिस बाद की चीज है। अभी आप ये अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि अभी कुछ सीटों के परिणाम आए हैं, गिनती चल रही है। बहुत सारी अभी आज बोला गया है कि अभी आप लोग जो है आपने देखा तब तक आप लोग कहिएगा जब तक एकदम कभी नवीन जयसवाल आगे हो रहे हैं, कभी नवीन जयसवाल पीछे हो रहे हैं, तो इस स्थिति बहुत सारी सीटें हैं, इसलिए हम भी ये सीधे नहीं कह रहे कि कौन बना रही है। प्रदीप भाई इस बार बहुत फंसे हुए हैं, अब क्या बोले वो भी नहीं, क्योंकि पूरी चीजें एकदम कह दी गई है इन लोग को भी। ठीक है, हमारे साथ शशांक जुड़े हुए हैं हजारीबाग से। शशांक का रुख करते हैं। शशांक, क्या है वहां का माहौल और क्या लग रहा है, कौन आगे कौन पीछे इस वक्त? शशांक आवाज शायद अनाउंसमेंट की वजह से थोड़ी दिक्कत है। बबलू, अगर कुछ अपडेट आपके पास है, लेटेस्ट अपडेट वो जल्दी से बताएं। ये मैं बता दूं कि यहाँ जो है, यहाँ के जो प्रत्याशी सुरेश पासवान जी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, वो मतगणना केंद्र पर ही हैं। और बता दें कि इस उनका जो बढ़त है वो 33,340। अगर सुरेश पासवान है तो आप बात करते करते उन तक जाने की कोशिश कीजिए, उनका रिएक्शन लीजिए। क्या ये लीड जीत में तब्दील हो रही है? वो आगे बढ़ गए हैं, मतदाता जहाँ गिनती हो रही है वहां पर है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो 33,340 वोट से आगे है। यहाँ के जो नारायण 37,000 वोट, ये लगता है प्रदीप जी निकल रहा है, अब राजद के खाते में जा रही है सीट। हाँ, और वापसी नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ उसमें हार स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। बहुत अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ये एक चीज और भी है कि देखिए इस सीट को ये भी कहा गया था कि अयोध्या की तरह ही देखी जा रही थी देवघर की सीट भी, तो आप लोग के हाथ से ये भी निकल गए। उसको उसी ओर ले जा रहे हैं जहाँ टॉपिक ले जाना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा, मैं नहीं चाहता, फिर मैं बोल सकता हूँ। चलिए शशांक, अब अगर आप तक आवाज जा रही तो हजारीबाग की स्थिति बताएं, शायद वहां बीजेपी बेहतर कंडीशन में दिख रही कई सीटों पर। अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग विधानसभा जहां पर हम मौजूद है वहां 4 विधानसभा की गिनती चल रही है। अगर सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर अभी तक की गिनती में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद 7,000 की बढ़त बनाए हुए हैं अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस के मुन्ना सिंह से। 7 राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और उनकी बढ़त 7,000 की है, वो बनी हुई है। अगर हम बरही विधानसभा की बात करें तो बरही विधानसभा में भाजपा एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और लगभग वहां भी 7 या 8 राउंड की गिनती हुई है। और उसके बाद मनोज यादव जो है लगभग 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें मांडू विधानसभा की तो मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल की बढ़त बनी हुई है और लगभग 10,000 के लगभग की बढ़त उनकी भी हो गई है। वहीं परकट्टा विधानसभा से जानकी यादव ने बढ़त बनाया हुआ है, जेएमएम से है और उनके निकटतम में बीजेपी के अमित यादव है जो निर्दलीय से बीजेपी में शामिल हुए थे। कहीं न कहीं अगर हजारीबाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों तो यानी दो भी दिख रहे हैं या इस सीट में शशांक? दो दिख रहे हैं, 2 एनडीए और 2 इंडी फोल्डर। हजारीबाग के अगर 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए फोल्डर की बढ़त है तो 2 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त अभी तक मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर है। जिस प्रकार से सदर विधानसभा में अब तक बीजेपी 7,000 के साथ बढ़त में है तो जिस तरह से इसे गढ़ कहा जाता था अभी इसे कम ही माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी का पिछली बार का अगर बात की जाए तो मनीष जायसवाल लगभग 50,000 मतों से जीते थे और अभी लगभग 24 राउंड की यहाँ गिनती होती है, उसके बाद रिजल्ट आता है तो अभी 7 राउंड, अभी बहुत राउंड बाकी है। तो ये देर तक ये नतीजे आएंगे सामने, लेकिन फिलहाल तस्वीर कुछ हद तक दिखने लगी है। एक चीज प्रदीप जी आपके पास आएंगे। प्रदीप जी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज है जिस तरह से अगर देखा जा रहा है कि जेएमएम जो है 31 सीट पाती हुई दिख रही, बीजेपी 26,
कांग्रेस 14, आरजेडी 4, सीपीआईएमएल जो है 2, आसू जो है 1 और एलजेपी-आरवी जो है 1 सीट पाती हुई और अदर्स 2 सीट पाती हुई दिख रही है, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं। अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आपको डेंट कहां लग रहा है सबसे ज्यादा? जो कि आसू से जो प्रदर्शन की उम्मीद थी वो आसू कर नहीं पाई। दूसरी चीज दूसरे खेमे में कांग्रेस और प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो दोनों के सहयोगी कहीं पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, दोनों से इस पर रिएक्शन लेंगे। प्रदीप जी, लेकिन निश्चित रूप से जो पुराना परफॉर्मेंस था हमारा, हम उसको दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप रिलायंस की दूसरी ओर भी देखें तो वहां भी कमोबेश स्थिति वैसी है। लेकिन आसू 10 सीटों पर लड़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं। चलिए एक और जीत कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी जीत गए हैं। बहुत टाइट फाइट थी, जामताड़ा पे कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था। सीता सोरेन ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन एज इरफान अंसारी को हमने बताया था और इरफान अंसारी यहां से जीत गए हैं। एक और इंडी फोल्डर के खाते में जीत गई। प्रदीप जी अपनी बात कंप्लीट करें। जी मैं वही कह रहा था कि अब 10 सीटें पर आसू लड़ रही थी, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं सामने की मात्र 1 सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है, तो वो थोड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। और उम्मीद करते हैं कि आगे के राउंड में कुछ रिकवरी अगर हो जाए तो कुछ हमें मदद मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप समझ सकते हैं सीट शेयरिंग की जो स्थिति होती है तो अपने अलायंस को भी साथ लेकर चलना है और अलायंस पार्टनर्स को जिस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए था चुनाव के दौरान, हमने किया वो सारी चीजें। लेकिन अब जनता अगर कुछ और सोच रही है, उसके मन की बात कुछ और है, तो ये अलग चीज है। प्रदीप जी क्या लगता है आजसू का जो परफॉर्मेंस है, सिल्ली में भी सुदेश महतो पीछे चल रहे थे, भी ताजा आंकड़े के लिए फिर अपने सहयोगी के पास चलेंगे, तो ये लग रहा है कि जेल गेम के आने से आजसू को थोड़ा डेंट लगा है? देखिए आम राजनीतिक समझ है ये, तो हम आम जन भी समझ रहे हैं कि उन देवेंद्र नाथ महतो या फिर जो लोग भी हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए आजसू पार्टी जानी जाती है। तो वो नुकसान तो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो उस नुकसान की भरपाई किस तरह से सुदेश महतो करेंगे, ये तो उनकी पार्टी को भी चिंता करना होगा और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है कि हमारे अलायंस के पार्टनर अगर किसी क्षेत्र में कमजोर पड़ रहे हैं तो वहां हम उनकी कहाँ मदद कर सकते हैं। तौसीफ जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन पर। तौसीफ जी, जेएमएम ने तो बढ़िया प्रदर्शन किया है कई सीटों पर, कांग्रेस से इरफान अंसारी भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए बन्ना गुप्ता बहुत टफ फाइट में फंसे हुए और आपके डॉक्टर अजय कुमार वो भी हार गए, मीरा मुंडा वहां से जीत गई हैं। तो ऐसे में लग नहीं रहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन, जमशेदपुर में पूर्णिमा साहू, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, पूर्णिमा साहू वो लीड करती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सा सोचना होगा। आपके मुताबिक हाँ 14 सीट पे हम लोग लीड कर रहे हैं आपके मुताबिक, हम इस बार 30 पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो 30 पे 14 में हम लीड कर रहे हैं। पिछली दफा हम 31 पे चुनाव लड़े थे और 16 जीते थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं, हम लोग हो सकता है कि पिछले दफा से भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी बाकी है कई राउंड। और इंडिया गठबंधन चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या माले हो, जब गठबंधन में जब चुनाव लड़ता है तो वो गठबंधन का पूरा श्रेय होता है। वो फिर डिवाइड करके आप नहीं देखें कि किसका अच्छा है, किसका खराब है, किसका कम है, किसका ज्यादा है, वो पूरा देखिए तौसीफ जी, ये हम इसलिए देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि जो जेएमएम ने आंकड़े जारी किए थे जिन सीटों पर, जहां जेएमएम है वहां क्लियर उसने दिखाया कि वो जीत रही है या एनडीए फोल्डर जीत रहा है, लेकिन जहां पर कांग्रेस थी वहां पर उसने भी माना कि वो टाइट फाइट है। नहीं टाइट फाइट है, उसके संघर्ष जारी है, शायद आपने भी देखी होगी वो हर सीट पे एक आध सीट को छोड़ दें जो जीत गई है भी, कई लोग चाहे वो बीजेपी के, कांग्रेस के हो या जेएमएम के, जो लोग जीत गए वहां पे टाइट फाइट नहीं थी, जो जीत चुके हैं। लेकिन चुनाव जब होता है उसमें तो टाइट तो रहता ही। एक चीज आपसे हम यहाँ पर एक चीज और भी आपसे कहना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कि बात करें बीजेपी लड़ रही थी, एनडीए गठबंधन था, इनका एनडीए अलायंस था, तो यहाँ पर यह भी देखा गया कि अगर एक नेशनल पार्टी के तौर पर यहाँ पर एक मजबूत पकड़ है, यहाँ पर जो है कांग्रेस की एक मजबूत पकड़ है, जिसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं इधर एनडीए अलायंस को दिख रहा है। लेकिन बात करें एनडीए फोल्डर में ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, नेशनल पार्टी एक ही थी, क्षेत्रीय पार्टी कोई ऐसी बड़ी इनके साथ नहीं रही बीजेपी के साथ, जिसका जो है खामियाजा जो है बीजेपी को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा। आंसू आई,
क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, लेकिन उतनी सीटें नहीं थी और उनका परफॉर्मेंस देखिए एक है यहाँ पर बात की जाए। और जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में यहाँ पर आरजेडी देखिए, आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इतनी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन प्रदर्शन अभी अच्छा जा रहा है, 4 सीटों पर आगे जा रही है आरजेडी। सीपीआईएमएल 2 सीटों पर, चूंकि उसका यहाँ पर वोट है, अदर्स 2 सीटों पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, प्रदीप जी आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के पास कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी जिसके जो कमी को है वो पूरी कर सके, जैसा कि कांग्रेस यहाँ पर पूरी कर रही है? बीजेपी और रासू का शुरू से ही गठबंधन रहा है और बीजेपी को मुझे नहीं लगता यहाँ किसी क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत रही है। ज्यादातर सत्ता में बीजेपी यहाँ रही है। प्रदीप जी ऐसे आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए, हमारे अलायंस पार्टनर स्पष्ट है कि कौन कौन थे। आजसू थी, जदयू थे और साथ में लोजपा भी थी। तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने मतलब अपना जो हमारा कुनबा है उसको बढ़ाने के लिए हाथ पांव नहीं मारे हमने। हमारा जो पुराना साथी है उसको हम साथ लेकर चल रहे थे। जदयू हमारा पुराना पार्टनर रहा है, उसके अलावा आजसू से हमारी पुरानी एलजेपी को भी इस बार सीट मिली है। एलजेपी को भी हमने और वो वहाँ बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। तो मौका हमने सबको दिया है। अब चुनाव परिणाम क्या आएंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो अभी हम अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है मतों की गिनती में। कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई पीछे हो रहा है, इसलिए थोड़ा इंतजार अगले 1-1.5 घंटे का होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग जब तक स्पष्ट न कर दे कि अमुक सीट की गिनती पूरी हो गई, चलिए एक और जीत आ गया है, मथुरा में तो जीत गए हैं टुंडी की सीट। चलिए, तो आंकड़े जीत के इंडिया फोल्डर से बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल 51 पर इंडिया, 29 पर एनडीए, अदर्स 1 और ये अदर्स बाकी की सीट होगी। न्यूज रूम से अगर हमारे सहयोगी जुड़े हैं अपडेट के लिए तो उनका रुख करेंगे। तौसीफ जी, अब लग रहा है कि अब जो आंकड़े हैं या अभी भी इंतजार होगा? सरकार इंडिया गठबंधन की बनती हुई दिख रही है? नहीं, ये तो जितने भी पत्रकार हैं वो सारे लोग बोलना शुरू कर दिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय हेमंत सोरेन जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आप लोग खुद बोल रहे हैं और देख रहे हैं स्क्रीन पे सारी चीज़ों को। ठीक है, जब तक नहीं पूरा क्लियर हो जाता है तब तक उस रिजल्ट का तो सबको इंतजार करेगा, हम लोग भी करेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से राज्य की जनता ने गठबंधन की सरकार पे, गठबंधन पे विश्वास जताया, भरोसा जताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मतलब जितना भी दिल की गहराइयों से उन सभी जितने भी जो वोटर्स हैं और राज्य की जनता है, इसके बावजूद कि जिस तरह से तंग किया गया उसके बाद भी उन लोगों ने विश्वास जताया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब सरकार के ऊपर और लोगों के ऊपर जब उम्मीदें होती हैं तो और खरा उतरना होता है। हम लोग 5 साल बहुत खरे उतरे और फिर एक बार 5 साल जनता ने मौका दिया तो और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए काम हुआ है और उसको बढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल, अगर काम नहीं करेंगे तो जनता जवाब देगी तौसीफ जी, क्योंकि जब 2 बार कोई गवर्नमेंट रिपीट होती है तो एंटी इनकम्बेंसी वहां बहुत ज्यादा काम करती है, तो काम करके दिखाना होगा इस बार। ठीक है प्रदीप जी, यहाँ पर देखिए जैसे कि तौसीफ जी एक चीज तो बहुत रिपीट कर रहे हैं कि उनको जो है जिस तरह से दबाया गया, काम नहीं करने दिया गया। दूसरी चीज काम की बात हो रही है यहाँ पर कि काम किया है जनता ने, काम के आधार पर वोट दिया है। आपको लग रहा है जनता ने काम के आधार पर वोट दिया है कि सिंबल के आधार पर वोट दिया है? सीधा सा सवाल है। देखिए, मैं समझता हूँ कि केंद्रीय एजेंसियों पर जो बार बार उंगली उठाने की कोशिश की जाती है, तो ये भी देखने की आवश्यकता है कि आखिर इनके कुनबे के इतने सारे लोग जेल में बंद क्यों हैं? वरीय अधिकारी भी जेल में बंद हैं। बगैर कुछ किए इतने लंबे समय से अगर जेल में बंद हैं तो मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका है उसके लिए, वो सारी चीज़ें देखती हैं, न्याय करती है वो। लेकिन अगर कोई लंबे समय से है तो इसका मतलब उसके खिलाफ कुछ साक्ष्य हैं, तभी तो है वो। इसलिए इस आधार पर आप बच नहीं सकते कि हमें तंग किया गया। और जो काम जिस एजेंसी का है वो करेगा ही। आपको भले ही लग सकता है कि हमारे खिलाफ वो चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल चीज़ों पर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान वो सारी बातें रखी गई जनता के बीच। आज मतगणना का दिन है, आज परिणाम आने का दिन है, इसलिए विश्लेषण उस विषय पर हो जो इस राज्य का भविष्य तय करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि हम युवाओं के लिए कुछ करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो वायदे पिछले वो करके दिखाना होगा। मनीष राज जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी लौटेंगे आपके पास। मनीष जी, सीपीआईएमएल के नेता आपके साथ